आज के इस विशेष चर्चा में सबका स्वागत है। हमारे सामने ना एको अहम यानी नवनीत सिंह के कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। उनके यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और उनके काम से जुड़ी कुछ और जानकारी भी। हाँ, और ये स्रोत हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया की अंदरूनी झलक देते हैं, खास तौर पर लैपटॉप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि क्या कहते हैं डिजिटल जासूसी की तकनीकों पर। वो भी एको अहम के नजरिए से। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी बातें निकालें। शुरुआत करेंगे लैपटॉप खरीदने की उलझन से, है ना? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सही कहा। फिर हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आखिर में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT जिसे कहते हैं, उसकी दुनिया में भी झांकेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो तकनीकी बातें हैं इन्हें आसान भाषा में पेश करें। हाँ, जैसा आपने कहा, ये सारी जानकारी एको अहम के उपलब्ध मटेरियल पर ही आधारित है। उनके अपने विश्लेषण और अनुभव इसमें झलकते हैं। तो चलिए फिर इस जानकारी के भंडार को खंगालते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। अच्छा, तो सबसे पहले वो सवाल लेते हैं जो कई लोगों को परेशान करता है। भाई, एक नया लैपटॉप कैसे चुनें? बाजार में कितने सारे विकल्प हैं और जैसा सूत्रों में भी जिक्र है, कंपनियां कभी-कभी ना पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। हाँ, खासकर परफॉर्मेंस के मामले में। बिल्कुल। तो एक सही फैसला कैसे लिया जाए? देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो समझनी है वो है अपनी ज़रूरत। मतलब आपको लैपटॉप चाहिए किस लिए? गेमिंग के लिए? या रोज़मर्रा के काम, ऑफिस, पढ़ाई, या फिर कुछ भारी काम करने हैं जैसे वीडियो एडिटिंग? एको हम के विश्लेषण के हिसाब से यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के लैपटॉप्स होते हैं। अच्छा, कौन-कौन से? पहला तो हो गया गेमिंग लैपटॉप। ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। इनमें अक्सर एक मजबूत अलग से ग्राफिक्स कार्ड होता है, डेडिकेटेड जीपीयू जिसे कहते हैं। हाँ। पर ये थोड़े भारी हो सकते हैं, बैटरी ज़्यादा नहीं चलती और गर्म भी जल्दी होते हैं। दूसरा टाइप है नोटबुक्स या अल्ट्रा बुक्स। ये पतले होते हैं, हल्के होते हैं, बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है। कुछ में डेडिकेटेड जीपीयू होता भी है पर उसकी पावर थोड़ी कम रखी जाती है, टीजीपी कम होता है। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है सामान्य ऑफिस या फिर स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए लैपटॉप्स। इनमें बैटरी लाइफ पर ज़्यादा जोर होता है, प्रोसेसर थोड़ा कम पावर वाला हो सकता है और कई बार इनमें AMD बेस्ड प्रोसेसर भी मिलते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स में होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। आपने जीपीयू का जिक्र किया। गेमिंग और आजकल वो जो AI वाले काम है, हाँ, उनके लिए इसकी बहुत चर्चा होती है। एनवीडिया है, AMD है, इंटेल भी आ गया है। हाँ, आर्क जीपीयू के साथ। और फिर उनके नामों में वो RTX 450, 360, ये सब क्या है? इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, ये सच में कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, जीपीयू 2 तरह के हैं। एक तो इंटीग्रेटेड जो सीपीयू के साथ ही आता है, ठीक है, और दूसरा डेडिकेटेड यानी अलग कार्ड। अब गेमिंग या AI जैसे ग्राफिक्स वाले कामों के लिए ये डेडिकेटेड जीपीयू ही जरूरी है। एनवीडिया और AMD इसमें सबसे बड़े नाम हैं। सही कहा आपने। इंटेल भी अब आर्क जीपीयू के साथ रेस में है। अब एनवीडिया के नामों को समझने के लिए, जैसे आपने कहा RTX 4050, इसमें जो 40 है वो जेनरेशन बताता है। 50 सीरीज अभी लेटेस्ट है, फिर 40, 30 आती हैं, और जो 50 है वो इसका लेवल या टियर है। लेवल मतलब 50 एंट्री लेवल हो गया, 60 मिड रेंज, 70, 80 हाई एंड और 90 एकदम टॉप टियर। तो नंबर जितना बड़ा उतना बेहतर, ये मान लें। ज्यादातर तो हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है और एको हैम की एक खास चेतावनी इसी बारे में है। वो कहते हैं कि सिर्फ नई जनरेशन का नंबर देखकर धोखा मत खाइए। अच्छा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पिछली जनरेशन का टॉप एंड कार्ड, जैसे मान लीजिए RTX 3080 या 3090, वो नई जनरेशन के मिड रेंज कार्ड जैसे 4060 से कहीं ज्यादा दमदार हो सकता है। ओहो। तो सिर्फ नया हमेशा बेहतर नहीं होता, लेवल भी देखना जरूरी है। बिल्कुल, लेवल बहुत मायने रखता है। और मैंने ये भी सुना है कि लैपटॉप वाला RTX 4060 डेस्कटॉप वाले RTX 4060 जैसा पावरफुल नहीं होता। क्या ये सही है? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। नाम भले ही एक हो, लैपटॉप में क्या है कि पावर और कूलिंग की सीमाएं होती हैं। हाँ, जगह कम होती है। सही। तो इस वजह से उसी नाम वाले जीपीयू की परफॉर्मेंस डेस्कटॉप के मुकाबले कम होती है। अक्सर लैपटॉप का जीपीयू डेस्कटॉप के 1 या 2 टियर नीचे वाले जीपीयू जितनी ही पावर दे पाता है। यहीं पर वो TGP वाली बात आती है फिर, है ना? टोटल GPU पावर। एकदम। TGP बहुत ज्यादा जरूरी है,
ये बताता है कि लैपटॉप बनाने वाली कंपनी उस जीपीयू को कितनी बिजली, कितनी पावर इस्तेमाल करने दे रही है। कम टीजीपी वाला जीपीयू, मान लीजिए 4560W वाला, वो अपनी पूरी क्षमता दिखा ही नहीं पाएगा, भले ही उसका नाम RTX 4070 क्यों ना हो। अच्छा। और ECOHAM के अनुसार कंपनियां कई बार ये करती हैं कि कम टीजीपी वाले जीपीयू लगाकर मार्केटिंग में सिर्फ जीपीयू का नाम बड़ा बड़ा लिख देती हैं और टीजीपी बताना भूल जाती हैं। अरे, ये तो एक तरह का धोखा हुआ। हाँ बिल्कुल। तो गेमिंग के लिए कम से कम 75W और बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो 100W या उससे ज्यादा टीजीपी वाला लैपटॉप देखना चाहिए। ठीक है, तो ये टीजीपी स्पेसिफिकेशंस में ढूंढना पड़ेगा ध्यान से। और वीरैम, वीडियो मेमोरी, वो कितनी जरूरी है? वीरैम भी काफी जरूरी है। वो गेम के जो हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स होते हैं, पूरा माहौल होता है, उसे लोड करने के लिए इस्तेमाल होती है। सूत्रों के मुताबिक आजकल के गेम्स के लिए कम से कम 6GB वीरैम तो होनी ही चाहिए, और 8GB हो तो मतलब भविष्य के लिए और बेहतर है। 4GB अब नाकाफी है। चलिए, जीपीयू से हटकर अब जरा सीपीयू पर आते हैं। इंटेल के कोर i3, i5, i7, i9, इसमें भी वैसा ही सिस्टम है क्या टियर वाला? हाँ, काफी मिलता जुलता है। i3 एंट्री लेवल, i9 टॉप एंड। यहाँ भी जनरेशन बहुत मायने रखती है, जैसे 13th जेन, 14th जेन। लेटेस्ट बेहतर? हाँ, आमतौर पर। साथ ही प्रोसेसर के नाम के आखिर में जो अक्षर लगा होता है, सफिक्स, उसे जरूर देखें। जैसे H या U? बिल्कुल। H या HX का मतलब है हाई परफॉर्मेंस, ये गेमिंग लैपटॉप्स में मिलते हैं। U का मतलब है लो पावर, ये पतले नोटबुक्स में अच्छी बैटरी लाइफ के लिए होते हैं, पर इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है। अच्छा। और आजकल प्रोसेसर में परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर भी होते हैं, उनकी संख्या भी परफॉर्मेंस पर असर डालती है। और रैम कितनी काफी आजकल? ज्यादातर यूजर्स के लिए, चाहे वो गेमिंग कर रहे हों, मल्टीटास्किंग या हल्के फुल्के AI मॉडल्स चला रहे हों, 16GB रैम अब एक अच्छा स्टैंडर्ड बन गया है। 16GB, ठीक है। हाँ, और अगर बजट इजाजत दे तो DDR5 रैम DDR4 से तेज होती है। यहाँ पर एप्पल के यूनिफाइड मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी दिलचस्प है। हाँ, वो सुना है मैंने। उसमें CPU और GPU एक ही मेमोरी पूल शेयर करते हैं, जो कुछ खास तरह के कामों में फायदेमंद हो सकता है। स्क्रीन की बात करें तो सिर्फ साइज देखना है या कुछ और भी अहम है? साइज के अलावा दो चीजें बहुत अहम है, रिफ्रेश रेट और पैनल टाइप। रिफ्रेश रेट, जो हर्ट्ज में नापा जाता है, वो बताता है कि स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार इमेज बदलती है। खासकर जो तेज एक्शन वाले गेम्स होते हैं, FPS गेम्स, उनके लिए 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। और पैनल टाइप? पैनल टाइप रंगों की क्वालिटी तय करता है। OLED पैनल्स सबसे अच्छे रंग और एकदम गहरे काले रंग दिखाते हैं, क्योंकि उनके पिक्सल खुद बंद हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये थोड़े महंगे होते हैं। ARM प्रोसेसर का भी जिक्र आया था, क्या ये भविष्य है लैपटॉप्स का? ARM प्रोसेसर अपनी पावर एफिशिएंसी, मतलब कम बिजली खाने के लिए जाने जाते हैं। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और एप्पल के जो M सीरीज वाले मैकबुक्स हैं, वो सब इसी पर चलते हैं। हाँ। ECOHAM ने ये भी बताया था कि उनका जो वृंदा AI असिस्टेंट है, वो भी ARM सर्वर पर ही चलता है। बैटरी लाइफ के लिए तो ये कमाल के हैं, लेकिन जो पारंपरिक विंडोज सॉफ्टवेयर हैं या गेम्स हैं, उन्हें चलाने में अभी भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इम्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, वो नेटिवली नहीं चलते ज्यादातर। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है इस पर। क्या किसी बड़े ब्रांड का लैपटॉप लेना बेहतर है या सिर्फ स्पेसिफिकेशंस देखकर कोई भी ले सकता है? सूत्रों का निचोड़ देखें तो अगर सिर्फ कम दाम में बेहतरीन स्पेक्स चाहिए तो शायद कोई भी ब्रांड चल जाए, लेकिन अच्छी कस्टमर सर्विस चाहिए, गारंटी चाहिए, तो जाने माने ब्रांड बेहतर हो सकते हैं। ये बात तो है। और हाँ, थोड़ी बहुत बेसिक मेंटेनेंस जैसे थर्मल पेस्ट बदलना वगैरह अगर आती हो तो लैपटॉप की लाइफ बढ़ सकती है, पर इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और वो एनवीडिया का DLSS फीचर, वो क्या है संक्षेप में? वो भी AI से जुड़ा है शायद? हाँ बिल्कुल। DLSS एक AI तकनीक है। इसमें गेम असल में कम रेजोल्यूशन पर चलता है और AI उसे अपस्केल करके हाई रेजोल्यूशन जैसा दिखाता है। अच्छा, इससे फायदा ये कि फ्रेम रेट यानी FPS काफी बढ़ जाते हैं और गेम ज्यादा स्मूथ लगता है। इसमें अब फ्रेम जनरेशन भी जुड़ गया है, जो बीच में AI से बनाए गए फ्रेम डालता है FPS और बढ़ाने के लिए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, देखने में अच्छा लगता है, पर कुछ लोगों का मानना है कि कॉम्पिटिटिव गेम्स में ये एक थोड़ी आर्टिफिशियल स्मूथनेस देता है और शायद हल्का सा इनपुट लैग बढ़ा सकता है।
ठीक है, तो ये थी लैपटॉप चुनने की गाइड, एकोहैम के स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर। अब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द तो आजकल हर तरफ सुनाई देता है। हाँ, बहुत ज्यादा। एकोहैम ने इसे सरल बनाने की कोशिश की है अपने मटेरियल में। आखिर ये एआई है क्या चीज? अगर आसान भाषा में समझें तो एआई कंप्यूटर सिस्टम बनाने का एक तरीका है। ऐसे सिस्टम्स जो वो काम कर सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर इंसानी बुद्धि की जरूरत होती है। जैसे सीखना, तर्क करना, समस्या हल करना, पैटर्न पहचानना या फिर फैसले लेना। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं? कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये? बिल्कुल। आप जो YouTube या Netflix पर वीडियो या मूवी के सुझाव देखते हैं, हाँ, वो तो रोज ही देखते हैं। वो एआई है। ईमेल में जो स्पैम फिल्टर होता है, वो एआई है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जो प्रोडक्ट्स आपको सुझाए जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। स्मार्ट असिस्टेंट जैसे सिरी या अलेक्सा, यहाँ तक कि जैसा एकोनम ने अपने वीडियो में दिखाया था, उनका कैमरा एनवीडिया ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर की मदद से उन्हें फॉलो कर रहा था। वो भी एआई का ही एक रूप है। अच्छा, पर एआई को लेकर काफी डर भी है, कुछ गलतफहमियां भी हैं। क्या एआई सच में इतना स्मार्ट हो गया है कि इंसानों की जगह ले लेगा, साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एकोहैम के स्रोत इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। पहली बात तो ये समझनी होगी कि आज का जो एआई है, जिसे नैरो एआई कहते हैं, वो किसी खास काम में तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें इंसानों जैसी चेतना, कॉन्शियसनेस या आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। मतलब वो सोचता नहीं है? नहीं, वो सोचता नहीं है, वो बस डेटा के आधार पर पैटर्न फॉलो करता है। दूसरी बात, एआई कई काम ऑटोमेट कर सकता है, नौकरियां बदल सकती हैं, लेकिन ये रातों रात सारी नौकरियां खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके बदलेंगे। और तीसरी अहम बात, एआई परफेक्ट नहीं है, ये गलतियां कर सकता है और इसके नतीजे उतने ही अच्छे होते हैं जितना अच्छा इसे सिखाने वाला डेटा होता है। अगर डेटा में गड़बड़ है तो नतीजे भी गड़बड़ होंगे। तो ये एआई सीखता कैसे? कैसे स्कूल भेजा जाता है? नहीं, स्कूल तो नहीं, लेकिन इसे बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है। इसे ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ट्रेनिंग डेटा? हाँ, मान लीजिए आप एआई को बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें पहचानना सिखा रही हैं, तो आपको उसे हजारों लाखों लेबल की हुई तस्वीरें दिखानी होंगी कि देखो, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। एआई इन तस्वीरों में पैटर्न ढूंढता है, जैसे कान का आकार, पूंछ की लंबाई वगैरह। अच्छा, और ये सीखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है असल में? अंदर क्या होता है? जैसा कि एकोहैम समझाते हैं, ये एक तरह से अंदाजा लगाने और फिर सुधारने का खेल है। एआई एक तस्वीर देखता है, एक अंदाजा लगाता है, जैसे शायद ये बिल्ली है। फिर उसे बताया जाता है कि उसका अंदाजा सही था या गलत। अगर गलत था तो वो अपनी अंदरूनी सेटिंग्स को, अपने पैरामीटर्स को थोड़ा सा बदलता है ताकि अगली बार सही अंदाजा लगाने की संभावना बढ़ जाए। और ये बार बार होता है? हाँ, ये प्रक्रिया करोड़ों अरबों बार दोहराई जाती है, तब जाकर वो ज्यादातर सही पहचानने लगता है। सीखने के अलग अलग तरीके भी होते हैं शायद। आपने सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड कुछ कहा था। हाँ, मुख्य रूप से 3 तरीकों का जिक्र मिलता है स्रोतों में। पहला है सुपरवाइज लर्निंग। ये वही है जो अभी बताया, एआई को लेबल वाला डेटा दिया जाता है, मतलब इनपुट भी और उसका सही आउटपुट भी, जैसे स्पैम ईमेल पहचानना। ठीक है। दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें एआई को बिना लेबल वाला डेटा दे दिया जाता है और उसे खुद ही उसमें छिपे पैटर्न या ग्रुप्स खोजने होते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राहकों को उनकी खरीदारी की आदतों के हिसाब से अलग अलग समूहों में बांटना। अच्छा, बिना बताए कि कौन सा ग्राहक कैसा है? हाँ, वो खुद ही ढूंढता है। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये करके सीखने जैसा है। एआई कोई एक्शन लेता है और उसके नतीजे के आधार पर उसे या तो इनाम यानी रिवॉर्ड मिलता है या सजा, पेनल्टी, जैसे गेम्स में होता है। बिल्कुल। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि किस एक्शन से ज्यादा इनाम मिलता है। गेम्स खेलने वाले एआई, सेल्फ ड्राइविंग कारें और एकोहैम का अपना वास्तव एआई। हाँ, वो डीप फेक डिटेक्शन वाला। हाँ, जो डीप फेक वीडियोस को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, वो इसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करता है। एआई की क्षमताओं के आधार पर भी वर्गीकरण है। नैरो, जनरल, सुपर एआई, ये क्या है? हाँ, नैरो एआई वो है जो आज हमारे पास है, किसी एक खास काम में माहिर। जनरल एआई यानी एजीआई वो काल्पनिक एआई है जो इंसानों की तरह कुछ भी सीख और कर सकेगा। ये अभी सिर्फ थ्योरी में है, हकीकत नहीं। और सुपर एआई? और सुपर एआई
यानी ASI, वो है जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा। ये तो अभी पूरी तरह से साइंस फिक्शन है। तो भविष्य में एआई से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और क्या चिंताएं हैं? उम्मीदें तो बहुत है, जैसे बेहतर मेडिकल डायग्नोसिस में मदद, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, नई वैज्ञानिक खोजों में तेजी, शहरों का बेहतर मैनेजमेंट, रियल टाइम भाषा अनुवाद, बहुत कुछ। लेकिन चिंताएं भी होंगी। हाँ, चिंताएं भी वाजिब है। नौकरियों पर असर पड़ने का डर, प्राइवेसी का खतरा, जैसा एके वहम ने गूगल जेमिनी और व्हाट्सएप डेटा एक्सेस के दावों का उल्लेख किया था अपने एक स्रोत में। हाँ, वो डेटा वाली बात। बिल्कुल। फिर एआई के फैसलों में कहीं पूर्वाग्रह यानी बायस ना आ जाए और इन शक्तिशाली सिस्टम्स का गलत इस्तेमाल होने का डर तो है ही। एको हम के कुछ विचार इस पर सामने आए। हाँ, उनके स्रोतों से कुछ बातें निकल कर आती हैं। जैसे उनका मानना है कि एआई बिना साइबर सुरक्षा के अधूरा है, या फिर टेक्नोलॉजी पारदर्शी होनी चाहिए, रहस्यमयी नहीं। ये जरूरी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि वो एआई के विकास के साथ साथ उसकी सुरक्षा और पारदर्शिता को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। एआई और डेटा की बात हमें एक और दिलचस्प विषय पर ले जाती है, OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। एको अहम ने इसका एक डेमो भी दिया था। ये सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। ये है क्या असल में? हाँ, सुनने में थोड़ा वैसा ही लगता है, पर ये सब लीगल दायरे में होता है। OSINT का मतलब है ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन, यानी ऐसी जानकारी जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। पब्लिक डोमेन में। हाँ, पब्लिक डोमेन में उसका इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस यानी कुछ खुफिया जानकारी या सुराग इकट्ठा करना। ये जानकारी वेबसाइट्स पर हो सकती है, सोशल मीडिया पर, पब्लिक रिकॉर्ड्स में, न्यूज़ आर्टिकल्स में, ऑनलाइन फोरम्स में, कहीं से भी आ सकती है। अच्छा, इसमें वो जानकारी भी शामिल हो सकती है जो लोगों ने अनजाने में पब्लिक कर दी हो? बिल्कुल, यही तो खास बात है। कई बार लोग अनजाने में ऐसी जानकारी शेयर कर देते हैं, जैसे किसी ने ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू लिखा और उसमें अपनी लोकेशन बता दी। हाँ, या फोटो के बैकग्राउंड में कुछ दिख गया। सही कहा। या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी जानकारी शेयर कर दी जो उसके दूसरे अकाउंट से लिंक हो सकती है। OSINT असल में इन्हीं बिखरे हुए जानकारी के टुकड़ों को जोड़ने का काम है। स्रोतों में पिवटिंग तकनीक का जिक्र था, ये क्या चीज़ है? पिवटिंग OSINT की एक मुख्य तकनीक है। इसका मतलब है कि आप जानकारी के एक टुकड़े से शुरू करते हैं, जैसे किसी का यूजर नेम मिला या ईमेल एड्रेस पता चला। भी दिया था शायद, इंस्टाग्राम से शुरू करके। हाँ, उन्होंने दिखाया था, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। जाहिर है कि कैसे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल से शुरू करके पहले तो मल्टीगो जैसा एक विजुअलाइजेशन टूल इस्तेमाल किया। अच्छा, वो ग्राफ जैसा बनाने के लिए। हाँ, कनेक्शन दिखाने के लिए। फिर प्रोफाइल से नाम लिया, पोस्ट्स देखे, लाइक्स फॉलोइंग देखी, इससे इंटरेस्ट पता चले, जैसे गेमिंग। फिर उस व्यक्ति की थ्रेड्स प्रोफाइल ढूंढी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम से जुड़ी होती है। हाँ, आजकल लिंक्ड है। वहां से शायद कोई यूट्यूब चैनल का लिंक मिला, उस लिंक पर गए, यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में गए और वहां से ईमेल एड्रेस मिल गया। अरे वाह! और फिर इन सभी जानकारियों को इंस्टाग्राम प्रोफाइल, थ्रेड्स, यूट्यूब चैनल, ईमेल एड्रेस, इन सब को मल्टीगो में विजुअली कनेक्ट करके दिखाया कि देखो कैसे एक जानकारी दूसरी तक ले गई। ये तो काफी प्रभावशाली है। इससे और क्या पता चल सकता था अगर वो आगे बढ़ते? हाँ, उन्होंने बताया भी कि आगे जैसे थ्रेड्स पर किए गए कमेंट्स से व्यक्ति की सोच का अंदाजा लग सकता है, तस्वीरों के बैकग्राउंड से लोकेशन का पता चल सकता है, या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक मिल सकते हैं। ये सिलसिला तो चलता रह सकता है। क्या इसके लिए कोई खास टूल्स इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, कई सारे टूल्स हैं। एकोएम ने OSINT फ्रेमवर्क नाम की एक वेबसाइट का जिक्र किया। वो असल में OSINT टूल्स और रिसोर्सेज की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन डायरेक्टरी या इंडेक्स जैसी है। अच्छा, वहाँ सब मिल जाता है। हाँ, उन्होंने एक यूजर नेम सर्च इंजन का उदाहरण भी दिया था, व्हाट्स माई नेम। इसमें आप एक यूजर नेम डालते हैं और ये टूल सैकड़ों वेबसाइट्स पर चेक करके बताता है कि उस नाम से कहाँ-कहाँ अकाउंट बने हुए हैं। उन्होंने अपना एकोएम यूजर नेम सर्च करके दिखाया भी था कि कैसे उनके ब्लॉगस्पॉट और गिटहब जैसी प्रोफाइल सामने आ गईं। तो इस OSINT का इस्तेमाल कौन करता है? ये तो काफी शक्तिशाली तकनीक लगती है। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। देखिए, इसका इस्तेमाल कई लीगल कामों में होता है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स करते हैं, फोरेंसिक जांचकर्ता करते हैं, पत्रकार करते हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां करती हैं, कंपनियां भी करती हैं मार्केट रिसर्च के लिए। अच्छा, जरूरी बात यह है कि इसका इस्तेमाल नैतिक और कानूनी रूप से किया जाए। किसी की निजी जानकारी को गलत तरीके से इकट्ठा करके पब्लिक करना, जिसे डॉक्सिंग कहते हैं, वो गैर कानूनी और गलत है।
इसीलिए इसे लीगल ओसेंट हैकिंग तकनीक कहा जा सकता है। हैकिंग जैसी तकनीक है पर लीगल कामों के लिए। समझ गया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा एको अहम के उपलब्ध स्रोतों के आधार पर। हमने लैपटॉप चुनने की तकनीकी बारीकियों से शुरुआत की, फिर एआई की संभावनाओं और चुनौतियों को समझा और अंत में ओसेंट की दुनिया की एक झलक देखी। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, उम्मीद है कि इस बातचीत से ये जो थोड़े जटिल विषय हैं इन्हें समझने में कुछ मदद मिली होगी। जैसा कि इन स्रोतों से भी साफ है, आज की इस कनेक्टेड दुनिया में इन तकनीकों की थोड़ी बहुत समझ रखना लगातार ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। और अब जैसा कि हमारा रिवाज है, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, सवाल ये है कि ये जानने के बाद कि हमारी कितनी सारी डिजिटल जानकारी असल में ओपन सोर्स यानी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सकती है, और ये देखते हुए कि एआई और OSINT जैसी तकनीकों की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं, हम अपनी ऑनलाइन पहचान और अपनी निजता को, अपनी प्राइवेसी को प्रभावी ढंग से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार के बीच वो सही संतुलन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसी विचार के साथ आज की ये जानकारी भरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।